स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने कैरियर एकेडमी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज से अपन फिजिक्स की क्लासें इस टाइप से ऑनलाइन घर बैठे पढ़ेंगे। इसमें आपको टॉपिक वाइज में वीडियो शेयर करूंगा। कोई भी जीव दुखी नहीं हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें, पूछें, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। सबसे फर्स्ट आप अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी हेडिंग डालूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोटी सी हेडिंग अपने आप में बहुत ही बड़ी हेडिंग है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ऐसी हेडिंग है जो फिजिक्स का आपका मैक्सिमम पोर्शन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अकेला पूरा करता है। इसलिए आपके जो बोर्ड क्लास का पैटर्न है वो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है। आप घर पे बैठ के इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर के वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपना स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। और स्पेशली मैं कैरियर एकेडमी विद्यालय भीनवाल के छात्र एवं छात्राओं से सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को देखकर अपने अच्छी वाली कॉपी आती है A4 साइज की, उसमें अच्छी राइटिंग में ये सारे नोट्स बनाएं। और जब भी अपना स्कूल वापस रनिंग में आएगा तो अपन उस नोट्स को वापस रिवाइज करेंगे, उस टाइम अपना टाइम खराब नहीं होगा। तो आज अपन हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कैसी हेडिंग डाल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले एक हेडिंग आएगी, वो स्टडी ऑफ चार्ज। किसका आएगी? स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज क्या चीज होती है इसके बारे में तुम्हें पहले बचपन में भी पढ़ा होगा, जैसे 10th क्लास में भी देखा होगा कि चार्ज ऐसा होता है, चार्ज वैसा होता है। तो ऐसे वैसे को अपन आज पूरा डीपली पढ़ेंगे और चार्ज के बारे में ये पूरा का पूरा टॉपिक चलेगा। तो चार्ज के अंदर अपन सबसे पहले चार्ज को 3 स्टेट में मैं डिवाइड कर देता हूँ। 3 स्टेट में अपन इसको बांट देते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड 3 स्टेट। तीनों स्टेट समझ में आ गई क्या? नहीं आई? अच्छा, अभी आएगी। देखो चार्ज है, सबसे फर्स्ट चार्ज इज इन रेस्ट। चार्ज इज इन रेस्ट। सेकेंड है वो क्या है? मूविंग विद वेलोसिटी। मूविंग विद वेलोसिटी। चार्ज है वो क्या कर रहा है? किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। थर्ड वन है चार्ज इज एक्सीलरेटेड। चार्ज है वो क्या हो रहा है? एक्सीलरेट हो रहा है। तो सबसे पहले चार्ज है वो इज इन रेस्ट है। तो चार्ज रेस्ट में है तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसके अंदर जो अपन स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करेंगे। किसके बारे में करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड है मूविंग विद वेलोसिटी। मूविंग विद वेलोसिटी, इसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिज्म। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म अपन स्टडी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में करेंगे। थर्ड वन चार्ज की कंडीशन आती है वो क्या है? एक्सीलरेटेड चार्ज। एक्सीलरेटेड चार्ज हो रहा है, चार्ज एक्सीलरेट हो रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो अपन देखो अपने पास 3 कंडीशन आ गई चार्ज की। चार्ज रुका हुआ है, चार्ज चल रहा है और चार्ज एक्सीलरेट हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट आज अपना स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज है वो क्या है? रुका हुआ है। रुका हुआ चार्ज तो ठीक है, लेकिन अपन को अभी तक चार्ज के बारे में भी, कुछ जीवों को चार्ज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। कुछ जीव दुखी हो रहे हैं कि हम आगे पढ़ा रहे हो, लेकिन चार्ज क्या होता है हमने तो अभी इतने पाप किए हुए कि चार्ज के बारे में पता नहीं है। तो सबसे फर्स्ट अपन हेडिंग डालेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या डालेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हिंदी मीडियम का जीव यदि कोई ये वीडियो देख रहा है तो दिखी नहीं होवे और इस वीडियो को ना देखे, वो आराम से इसी टाइप का एक हिंदी मीडियम का भी वीडियो है, उसमें अपना टाइम लगावे। तो अपन हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। चार्ज बहुत ही अच्छा प्राणी है और अच्छे प्राणी की प्रॉपर्टियां हमेशा क्या होती है? अच्छी होती है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी, आप सभी इतने अच्छे प्राणियों की इस वीडियो को अच्छे से गौर से देख रहे हो। तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी को कोई दिक्कत? ये तो बचपन में भी देखा था, प्लस और माइनस। इसके अंदर
कुछ नई चीज ये है कि यदि प्लस प्लस माइनस माइनस और यदि प्लस माइनस, ये यदि ऐसे जीव पास पास में आते हैं, प्लस के पास प्लस आता है, माइनस के पास माइनस आता है, तो इसमें कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें हमेशा क्या रहती है, दुश्मनी रहती है। दुश्मनी रहती है मतलब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन होता है। यदि प्लस माइनस के पास आ जाता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें क्या रहती है, दोस्ती रहती है, और दोस्ती रहती है मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत हो तो वापस सुने, एक बार में नहीं समझ में आवे तो 2 बार सुने, 2 बार में नहीं आवे तो 4 बार सुने, 4 बार में नहीं आए तो 25 बार सुने। 25 बार सुनोगे तो जरूर तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन तुम्हें सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज की, क्या होती है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और तुम इतने टैलेंट हो, 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसका मतलब चार्ज में भी डायरेक्शन नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि वो क्या होती है, चार्ज की ऐसा ही यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, चार्ज की यूनिट तो कूलाम्स होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। कूलाम को अपन किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, सी से लिखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्या, स्मॉलेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज। तो बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा होता है, कितना चार्ज होता है, वो छोटे से छोटा चार्ज होगा, वो होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, बेचारा इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे छोटा चार्ज है। कैसा चार्ज है, छोटा चार्ज है। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत। अब कोई जीव देख रहा होगा कि चार्ज तो छोटा है लेकिन कितना चार्ज होता है इस पर बच्चों, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। वो किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। वो सबसे छोटा चार्ज माना जाता है। कैसा चार्ज माना जाता है, छोटा चार्ज माना जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, वो मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास तो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो लगभग किसके इक्वल होता है बच्चों, न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं दिक्कत। पांचवी प्रॉपर्टी जो बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी आएगी आगे देखना कि 5th नंबर प्रॉपर्टी होती है वो ये बताती है अपन को कि चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। कैसा रहता है, कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या होता है तुम लोग अच्छे से जानते हो, कंजर्व प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक चीज इससे पहले ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया ना स्मॉलेस्ट चार्ज है, कहीं कहीं पे तुम्हें देखने को मिलेगा क्वार्क्स। क्वार्क्स है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, जैसे 2e/3, लेकिन अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वो चीज तुम्हें नहीं लिखवाई। इलेक्ट्रॉन है अपने लिए सबसे छोटा है, यही मानना है। क्वार्क्स वगैरह वो अभी तक अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट है कंजर्व। चार्ज से प्रॉपर्टी क्या होती है, कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब मैं यहाँ दो सिस्टम लेता हूँ, 2 बॉडी लेता हूँ जो आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसे सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे मान लिया इसके अंदर एक चुन्नो मुन्नो और वापस चुन्नो, इसके अंदर तीनों ही चुन्नो मुन्नो चुन्नो, ये चुन्नो मुन्नो है। इसके अंदर चार्ज मान लिया इसके पास 2 कूलाम चार्ज है, इसके पास 3 कूलाम चार्ज है और इसके पास -1 कूलाम चार्ज है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मान लिया 1 कूलाम चार्ज है, यहाँ 2 कूलाम चार्ज है और ये क्यू है। ये क्या है, ये तो क्यू है। क्यों है, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना है। इसको देखो, ये बॉडी थी ना, इसके अंदर 3 चुन्नो मुन्नो है। इन चुन्नो मुन्नो ने कुछ किया होगा, कुछ किया होगा या कुछ करा होगा। कुछ करने से ऐसा हुआ कि चार्ज ऐसे हो गए। चार्ज ऐसे हुए तो इस क्यू की वैल्यू बताओ। अपन ने सुना होगा चार्ज कंजर्व रहता है, अभी सुना है अपन कि चार्ज कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब ये होता है कि चार्ज नाइदर बी गिवन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये अनदर बॉडी में ट्रांसफर हुए, इन बॉडियों में इधर उधर हुआ होगा, इसमें फाइंड आउट करना है। तो अपन देखते हैं कि ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है -1 इक्वल टू ये क्या है 1 + 2 + q। बताओ 2 और 5, 5 - 1 = 4 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू 2 और 1 3 + q। तो q इक्वल टू क्या आ गया, 1 कूलाम चार्ज आ गया। क्या आ गया, q इक्वल टू
1 कूलम चार्ज आ गया। अब बताओ Q की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इतना प्लस माइनस करते रहे और चलते रहे। अपन तो डायरेक्ट करने वाले प्राणी है, क्योंकि अपन सब क्वालिटियां हैं। अपन सब क्या है? क्वालिटियां है। तो देखो कि 3 और 2 5 5 - 1 = 4 कूलम। इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 4 कूलम होना चाहिए। तो दुनिया की कोई ताकत इस बॉडी पे 4 कूलम चार्ज से कम या ज्यादा नहीं कर सकती। तो इसके अंदर अपन देखते हैं 2 और 1 कितना हो गया? 3 माइनस क्या प्लस की Q की वैल्यू 4 हो जाए, इस टोटल वैल्यू क्या हो जाए? 4 हो जाए। तो 2 और 1 3 प्लस 1 करूंगा तभी तो 4 होगा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई? 1 कूलम चार्ज। समझ में आया? ऊपर से गया, समझ में आया होगा, क्योंकि क्वालिटियां जो हो क्वालिटियों को जल्दी समझ में आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो चार्ज की क्या होती है कि चार्ज इज ऑलवेज रिलेटेड टू मास। मतलब कोई भी चार्ज है वो मास से रिलेटेड होता है। मतलब विदाउट मास कोई चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। ये चीज नोट डाउन रखनी है कि चार्ज होता है वो मास से रिलेटेड होता है। विदाउट मास कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब बात आई मास की। किसकी बात आई? मास की बात आई। मास तुम लोगों ने सुना होगा कि मास क्या होता है? मास तो मास होता है, मास तो मास होता है। और मास के बारे में अपन बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो बचपन से आज तक तुम लोगों ने नहीं पढ़ी, वो चीज़ तुम आज पढ़ने जा रहे हो। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉकडाउन अच्छा है कि आप लोग घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो। इससे ज़्यादा विद्यालय आपके लिए क्या काम करेगा? अपन पढ़ रहे थे मूविंग मास। कैसा पढ़ रहे थे? मूविंग मास। एक चीज़ मैं बताऊं, कल से आपके इंग्लिश, हिंदी और 1-2 दिन के अंदर केमिस्ट्री की क्लासें भी इसी टाइप से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आराम से घर में एसी वाले रूम में बैठ के और क्या करेंगे? स्टडी करेंगे मूविंग मास के लिए तुम लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला देखा होगा, फर्स्ट क्लास में देखा ही होगा, क्योंकि क्वालिटियाँ जो m = m0/√1 - v²/c²। यहाँ पे जो m0 है वो क्या है? रेस्ट मास है। क्या है? रेस्ट मास। v है क्या है? वेलोसिटी ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट, जो एनी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो v होगी। और c है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो जनरली अपन देखते हैं, जनरली अपन क्या देखते हैं कि जनरली अपन ऐसा देखते हैं कि कोई भी चार्ज होता है, कोई भी बॉडी, अपन जैसे अपन बॉडी को थ्रो करते हैं तो उस बॉडी की जो मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता। अपन को कभी चेंज होता वो दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अपन ने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? कि जनरली अपन लाइट में देखते हैं कि अपने जो ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो वो v है। v की वेलोसिटी इस लाइट की स्पीड से, अपन ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं फेंक सकते जिसकी वेलोसिटी अपन 3 लाख किलोमीटर/सेकंड कर देते हैं, 3 लाख किलोमीटर/सेकंड कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? अपन इसमें इसकी अपन जनरल लाइफ में देखते हैं कि v इज वेरी वेरी लेस देन c के कंपेयर में v बहुत ही छोटिया है। जब बहुत ही छोटिया होगा तो बहुत छोटिया, जब बहुत ही मोटिया से डिवाइड होगा तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल ही छोटिया आएगा। जब छोटिए बढ़िया में से छोटिया माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब कुछ नहीं रहेगा, मतलब ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब m = m0 लगभग क्या हो जाएगा? इक्वल रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अपन जब हाई स्पीड की बात करते हैं, ज़्यादा वेलोसिटी वाली बात करते हैं, तो ज़्यादा वेलोसिटी में अपन क्या देखते हैं कि ज़्यादा वेलोसिटी में अपन ये देखते हैं कि v की वैल्यू है वो c के लगभग क्या हो जाती है? अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है। अप्रॉक्सीमेटली आ जाने के वजह से इसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी, कुछ हो जाएगी तो कुछ माइनस हो जाएगी, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ज़्यादा वेलोसिटी के लिए m0 है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? m0 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मूविंग मास भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना है कि क्या रखना है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसमें मास की वैल्यू भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अपन लिखते भी है कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी बट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। कोई दिक्कत इसमें? नो दिक्कत। नेक्स्ट अपन इसकी प्रॉपर्टी डालेंगे, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाली प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली है, वो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। कौन सी है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, इसमें देखा कि इसमें बहुत कुछ देखेंगे अपन। इसमें क्या देखेंगे? इसमें अपन बहुत कुछ देखेंगे, ऐसा ऐसा देखेंगे जो आज तक अपन ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। क्वांटिजेशन ऑफ
चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसके अंदर अपन ने देखा कि एक बॉडी के पास और एक बॉडी, मतलब दो बॉडी। ये तो समझ में आया, ये तो जाए नहीं। इसके अंदर देखो, इससे पहले एक चीज़ ये बताओ कि ये बॉडी है, एक छोटी सी चीज़ है, ये बॉडी है। इस बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब ये न्यूट्रल है। ये तो क्या है, न्यूट्रल है। तो मुझे ये बताओ कि ये बॉडी न्यूट्रल है, इट मीन्स क्या, इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्या इसके अंदर एक भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है? ये मुझे बताइएगा। ये बॉडी है, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? इट मीन्स ये है न्यूट्रल है, इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होगी जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है, न्यूट्रल है। ऐसा कोई मत बोलना कोई बॉडी के अंदर प्रोटॉन नहीं, मतलब न्यूट्रल है उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होता, इक्वल नंबर ऑफ होंगे। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि ये बॉडी है, इसको मैं प्लस बनाना चाहता हूँ चाहे माइनस बनाना चाहता हूँ, न्यूट्रल है अभी फिलहाल, इसको प्लस बनाऊं चाहे माइनस बनाऊं, तो इसके लिए मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा या इलेक्ट्रॉन को डालूंगा। कभी प्रोटॉन की कोशिश मत करना, क्योंकि प्रोटॉन निकलना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो एटम होते हैं उसके आकार के ऑर्बिट्स के अंदर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो किसी बॉडी से, ये देखो, यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, एमिट करवाऊंगा, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाऊंगा, एमिट करवाऊंगा, तो उसके पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्या बचेगा? और यदि किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, और पीछे वाली क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो नेगेटिव। अब देखो, अपन पढ़ रहे थे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ रहे थे, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इस बॉडी से इस बॉडी के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे +1 हो गया या -1 हो गया। मेरी इच्छा हुई 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, मेरी इच्छा हुई 25 इलेक्ट्रॉन कर दिए, मेरी इच्छा हुई 50 इलेक्ट्रॉन कर दिए। इलेक्ट्रॉन बेचारा नहीं बोला, इलेक्ट्रॉन जैसा मैंने किया वैसा वैसा चलता गया। लेकिन मेरी इच्छाएं कुछ बदलती गई, और मैंने इच्छा ऐसी हुई कि मैंने 25.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कोशिश की। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कोशिश की, 25.5। इधर से 25.5 इलेक्ट्रॉन लाया और इसमें डालने की कोशिश की, तो जा ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा 25 में ही कुछ गड़बड़ है, तो मैंने कोशिश की 50.5, ये कोशिश की तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 4 इससे इंटीजर नंबर में ही ट्रांसफर होता है, कभी भी डेसिमल नंबर में ट्रांसफर नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन है, डेसिमल नंबर में ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को, चार्ज की इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। किसी को कोई इसमें दिक्कत, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो, इसको अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन लिखेंगे। उससे पहले अपन इसका कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, वो आप लिखेंगे Q = +- Ne। Q = क्या है, +- Ne। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की फॉर्मूला है, Q है वो क्या है, टोटल चार्ज है, वो क्या है, टोटल चार्ज है। N है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और E है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ पे जो n है ना भाई, जो n है वो क्या होगा, 1 2 3 4 ... कुछ भी, मतलब इंटीजर नंबर होंगे। कभी भी n ये नहीं होगा, n इज नॉट इक्वल टू 1.5 2.7, इट इज डेसिमल नंबर, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंटीजर नंबर होगी। क्या होगी, इंटीजर होगी। इसलिए डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कि द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, is always an integral multiple of an elementary charge, of an elementary charge, integral number multiple of elementary charge। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत किसी को, नो दिक्कत। नेक्स्ट लाइन में एक और डेफिनेशन लिखेंगे, वो लिखेंगे कि only integral number of electrons, only integral number of electrons can be transferred from one body to another body। Only integral number of electrons can be transferred from one body to another body। कर ले रहे हैं तक चीज, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नेक्स्ट एक छोटा सा
क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जो छोटा सा क्वेश्चन है, जो छोटा सा क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टिंग बॉल है। ये क्या है? कंडक्टिंग बॉल। कंडक्टिंग बॉल को 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज करने के लिए 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिटिंग इलेक्ट्रॉन के नंबर बताने हैं कि किसी भी, वापस बोल रहा हूं, कोई कंडक्टिंग बॉल है या कंडक्टिंग बॉल को 1 प्लस 1 कूलम चार्ज से, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज से चार्ज करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने पड़ेंगे? इसका आंसर तुम लोगों को बताना है। तो इसका आंसर वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया तो लिख देना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन द चार्जिंग ऑफ मेटेलिक बॉल विथ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, विथ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि अपने पास चार्ज की वैल्यू दे रखा है, अपने पास फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, Q अपॉन ई। Q की वैल्यू क्या है भाई? Q की वैल्यू 1 कूलम चार्ज है, E की वैल्यू दी हुई नहीं है, लेकिन अपन बचपन से जानते हैं 1.6 × 10 - 19 कूलम होती है। इसको अपन डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू 0.625 × 10 पावर प्लस का 19 ऊपर आ जाएगा। तो ये पॉइंट इधर हटाएंगे तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 6.25 × 10 पावर 18। पीछे क्या? कूलम नहीं मूर्खों, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है क्वालिटियों, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कूलम वगैरह लगा मत देना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आ गई वैल्यू। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा, उससे पहले, उससे थोड़ा सा पहले मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चन और देना चाहूंगा जिसके आंसर आपको घर से करके लाने हैं, जिसके आंसर आपको घर से करके कल तक तैयार रखने हैं। कल अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको उन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सिंपल सिंपल उनके आंसर देने हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कोई तो इतना एक्साइटेड होगा कि कब न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे और कब मैं सॉल्व कर दूं फटाक से। ये देखो 2 चार्ज है, ये क्या है? 2 चार्ज Q1 एंड Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम है, r डिस्टेंस। क्या है? r डिस्टेंस है। और दोनों चार्ज मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि ये चार्ज क्या है। तो फिर भी आपको फाइंड करना है कि इसके बीच में लगने वाले फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम से मिनिमम इन दोनों चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। 2 चार्ज है Q1 एंड Q2, दोनों की वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं है, और मुझे पता ही नहीं है दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और ये वैल्यू मुझे पता नहीं है। आपको फिर भी मिनिमम फोर्स फाइंड आउट करना कि कितना फोर्स इनके बीच में कम से कम लगेगा। कम से कम ये मैं समझना है, कम से कम 0 लगेगा। जब 0 चार्ज लगेगा इसका मतलब आपने चार्ज की वैल्यू 0 बना दी। जब चार्ज की वैल्यू 0 बना दी इसका मतलब क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ ही नहीं। ये क्वेश्चन 0 नहीं है, इसका आंसर। ये चीज तुम लोगों को हिंट्स दे देता हूँ, क्योंकि जब तुम चार्ज की वैल्यू 0 मानोगे इसका मतलब क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कभी देखा कि दोनों की वैल्यू 0 दे दी? ऐसा कभी नहीं होता। फिर इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इससे भी सिंपल सेकंड क्वेश्चन वो ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको उधर लिख देता हूँ ताकि कई जीव ऐसे हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से दिखेगा नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये भी 2 चार्ज, ये भी 2 चार्ज है Q1 एंड Q2। Q2 की वैल्यू है वो क्या है भाई? Q2 की वैल्यू क्या है? तुम्हें पता है क्या? 4 कूलम चार्ज है, इसकी 2 कूलम चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, दोनों r डिस्टेंस पे पड़े हैं। कितने डिस्टेंस पे पड़े हैं? r डिस्टेंस पड़े हैं। ये t इक्वल टू 0 टाइम की बात करूं मैं, जब समय t इक्वल टू 0 टाइम था उस टाइम की बात कर रहा हूं। Q1 की वैल्यू 2 कूलम है, Q2 की वैल्यू 4 कूलम चार्ज है और इसकी 4 कूलम चार्ज है। अब देखो इसके अंदर तुम लोगों को कुछ फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करना ये है कि टू कूलम चार्ज 4 कूलम चार्ज, इसका मास भी दे दो, इसका मास भी, ये बीच की डिस्टेंस r है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इससे भी सिंपल है। वो ये क्वेश्चन सिंपल है, इतना सिंपल है। कई लड़के तो अभी ऐसे कर रहे हैं कि फर्स्ट तो मैंने कर दिया और सेकंड कब करूं। इतना सिंपल क्वेश्चन है। ये 4 कूलम चार्ज है, ये 2 कूलम चार्ज है, ये इसका मास 2 kg है। इसका मास कितना kg है? इसका मास तो 4 kg है। कितना kg है? और mg नहीं, 4 kg।
4 kg। अब देखा ये t इक्वल टू 0 टाइम की बात कर रहा हूं, मैंने थोड़ी देर बाद इसको t टाइम 0 के ऊपर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, इस सिस्टम को मैंने रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद देखा कि t इक्वल टू t टाइम पर इसकी स्पीड है कि ये 4 कूलम्ब चार्ज है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागे जा रहा था। तो मैंने देखा इनके बीच की डिस्टेंस भाई आ रहे हैं ना, ये चीज इनके बीच की डिस्टेंस आ रहे हैं। फिर देखा इसको देखने लगा तो इसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं चली कि इसकी वेलोसिटी क्या है, वो तुम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 2 कूलम्ब चार्ज 4 कूलम्ब चार्ज, बीच की डिस्टेंस r, इसका मास 2 kg, इसका मास 4 kg, ये t टाइम के बाद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। तो तुम्हें बताना है कि ये 2 कूलम्ब चार्ज है वो कितनी स्पीड से भागेगा, वो तुम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करके कल तक इसका जो अपनी हेडिंग है वो क्या है, कूलम्ब स्लो। कूलम्ब स्लो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट टॉपिक मान लो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है फर्स्ट टॉपिक वो क्या है, कूलम्ब स्लो। कूलम्ब स्लो ने ये बताया कि जब कोई दो चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है वो पड़े हैं यहाँ पे, मान लिया एक Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, इन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है वो कितना होगा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करेगा, किन किन मीडियम्स पे डिपेंड करेगा, तो वो सारी चीजें वो कूलम्ब जी ने अपन को यहाँ पर बताई। तो सबसे फर्स्ट ये अब सारी चीज डिस्कस करेंगे। ये Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज है, वो आपस में कितने डिस्टेंस पे पड़े, r डिस्टेंस पे पड़े। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r डिस्टेंस है। r डिस्टेंस पे दोनों चार्ज पड़े, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, देखो चार्ज के बीच में 2 टाइप के फोर्स लग सकते हैं, या तो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स होगा या फिर रिपल्सन टाइप का फोर्स होगा। अट्रैक्शन टाइप का फोर्स कब होगा और रिपल्सन टाइप फोर्स कब होगा, ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि प्लस प्लस या माइनस माइनस जो चार्ज होगा तो इसके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इसके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन टाइप का फोर्स लगेगा। अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन और लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अपन यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेके चल रहे, अपन दोनों ही फोर्स की बात करेंगे कि मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इधर इसके ऊपर इधर, इस फोर्स की 1 2, ये फोर्स हो गया 2 1, ये दोनों फोर्स लग रहा है। ये जो लाइन है इनको जॉइनिंग वाली लाइन है, ये जो लाइन जॉइन कर रही है दोनों चार्ज की। अब इनके बीच में लगने वाले फोर्स को देखते हुए कूलम्ब जी ने ये बताया कि फर्स्ट इसने कूलम्ब जी ने बताया कि जो चार्ज है इनकी वैल्यू के फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब Q1 जितना ज्यादा होगा, Q1 जितना ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा, Q2 भी जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जितनी ज्यादा होगी उसके स्क्वायर के कंपेयर में फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ए प्रोपोर्शनल टू Q1, ए प्रोपोर्शनल टू Q2, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब जितनी डिस्टेंस आप बढ़ाओगे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन तीनों चीजों को अपन एक साथ लिखना चाहेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल अपन हटाते हैं तो यहाँ क्या लगता है, K लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या होती है भाई, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हवा लगी यहाँ ऊपर से गया, हवा लगी यहाँ ऊपर से गया, ये याद रखना तुम्हें, K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और एक K की वैल्यू तुम लोगों को याद रखनी है, वो है 1/4πε0, 1/4πε0। तो इसकी जगह अपन वैल्यू रखेंगे तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया, ऊपर से गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज पहली बार देखी होगी, ये क्या चीज है, ये क्या चुन्नू मुन्नू है, ये चुन्नू है या मुन्नू है, इसको अपन देखते हैं। ये तो एप्सिलॉन है, ये तो क्या है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। कैसा लॉन है, किस पर लॉन है, एप्सिलॉन है। इसको अपन क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, उसको अपन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो याद रखनी है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना,
ये इसका तुम लोगों को ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। कूलाम स्कोर पर न्यूटन मीटर स्कोर के का देखो, के की जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्कोर पर कूलाम स्कोर को क्या कर दो, उल्टा कर दो, कूलाम स्कोर पर न्यूटन मीटर स्कोर हो जाएगा। ये याद रह जाएगा। ये कूलाम्स लॉ है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, वापस डेफिनेशन नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू स्पेशली कैरियर एकेडमी विद्यालय के स्टूडेंट्स, जो नोट्स तुम लोग अभी मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और अपना पूरा के पूरे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन, attraction or repulsion force between two charge is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। ये है अपना क्या, कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ नई बातें हैं, वो भी तुम लोगों को नोट डाउन करनी है कि ये कूलाम्स लॉ है। वो इसने एक अच्छी बात ये बताई, देखो मैंने ये सेम चार्ज लिया, क्या लिया, सेम चार्ज इसलिए बार, यदि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो इसका डायरेक्शन कैसे होती फोर्स की, ये ऐसे होती, कैसे होती, ये ऐसे होती, ऐसे होती। तो अब बताओ ये फोर्स कभी ऐसे कभी ऐसे, ऐसे ऐसे, मतलब ये फोर्स इधर उधर क्यों नहीं लग रहा, इधर तो नहीं लगा। मान लिया जैसे दो चार्ज है, क्या मान लिया मैंने, मान लिया ये दो चार्ज है, कौन से दो चार्ज है, Q1 एंड Q2, ये चार्ज है। मान लिया इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग गया, इसके ऊपर ऐसा लग गया, क्या ऐसा फोर्स लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। तो इसने कूलाम जी ने ये चीज क्लियर करी कि जो लगने वाला फोर्स है, चाहे अट्रैक्शन लगो चाहे रिपल्शन लगो, जो लगने वाला फोर्स है वो इन दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करवाने वाली लाइन है उसके अलोंग ही लगेगा। इन दोनों चार्ज को ज्वाइनिंग वाली कौन सी लाइन है, ये है, तो इसके अलोंग लगेगा, मतलब इधर से इधर लगेगा, इधर से इधर, मतलब इधर इधर, इधर इधर, उधर उधर, ऐसे ही फोर्स लगेगा, कभी इधर उधर नहीं लगेगा। इट मीन्स ये एक इसका स्पेशल पॉइंट हो गई, एसपी बात हो गई, वो ये है कि फोर्स इज दैट द फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो लाइन ज्वाइनिंग करेगा लाइन के अकॉर्डिंग ही फोर्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, मैं बोल रहा हूं वापस बोल रहा हूं, ये सारे पॉइंट लिखेंगे। फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ द लाइन joining the charges, force is in direction of the line joining the charges। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, this law is in accordance with Newton's third law of motion, Newton third law of मोशन। मतलब ये चार्ज, ये जो फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। मतलब ये हुआ कि जैसे इस पे फोर्स जितना F12 लगा वही क्या लगा, F21 लगा। इस F1 और 12 और 21 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इसलिए ये क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये कि कूलाम्स लॉ है वो मोशन के, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है मोशन का, उसको ओबे करता है, उसके अकॉर्डेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों चार्ज है, ये दोनों चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ये फोर्स मैक्सिमम का होगा, मिनिमम का होगा या जीरो का होगा, वो चीज ध्यान रखनी है कि यदि ये दोनों चार्ज कहाँ रख दिए जाए, वैक्यूम में, कहाँ रख दिए जाए, वैक्यूम में रख दो या चाहे एयर में रख दो, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। या फिर इन दोनों चार्ज के बीच में क्या भर दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दो। क्या भर दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल इसके बीच में भर दूंगा तो ये एफ होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि इन दोनों चार्ज के बीच में मैं क्या भर दूं, कंडक्टर भर दूं या कंडक्टर रख दूं, कोई भी कंडक्टर सीट रख दूं, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है कि जो फोर्स है दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो वो मैक्सिमम का होगा, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है मैक्सिमम वैक्यूम एयर में होगा।
डाइलेक्ट्रिक मीडियम यदि अपन बीच में लाएंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल बीच में लाएंगे, तो इसका लगने वाले फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि दोनों चार्ज के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। इसके लिए अपन लाइन भी लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम इन द वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फोर्स इज मैक्सिमम इन द वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर decreases in insulating medium, decreases in insulating medium and becomes zero in conducting medium, becomes zero in conducting medium। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि फोर्स बिटवीन चार्ज changes with the medium, force between the charge changes with medium और changes when the medium is changed। मतलब जब भी अपन इनके बीच का मीडियम चेंज करेंगे तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहां तक किसी यस। नेक्स्ट टॉपिक अपन हेडिंग डालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान रखना कि रिलेटिव परमिटिविटी, देखो नाम एक चीज आ रही है, परमिटिविटी। क्या आ रही है, परमिटिविटी अपन ने थोड़ी देर पहले सुना था कि परमिटिविटी को एप्सिलॉन लिखते हैं। अब रिलेटिव है या मीडियम की है, वैक्यूम की, इस बेसिस पे देखो सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं तुम लोगों को कि एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एक होता है वैक्यूम की। वैक्यूम की परमिटिविटी अपन थोड़ी देर पहले भी लिखा था एप्सिलॉन नॉट। उसकी बाद आती है मीडियम की परमिटिविटी, उसको अपन लिखेंगे एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं और एप्सिलॉन एम भी इसको नोट कर सकते हैं। और थर्ड वन आई है, वो आज आई है रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी तो एप्सिलॉन है ही है और रिलेटिव है, इसलिए अपन इसको क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ये चीज ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले आई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन देखेंगे, इसका सिंबल तो वही है एप्सिलॉन आर। इसमें देखेंगे कि जो चार्ज होता है उसको अपन ने वैक्यूम में रख दिया, उनके बीच में फोर्स लगेगा। उसके बाद में अपन उसी चार्ज को कहाँ रख दिया, मीडियम में रख दिया, उसके बीच में फोर्स लगेगा। तो वैक्यूम में कितना फोर्स लगा और उस मीडियम में कितना फोर्स लगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो इसके अंदर अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम और एयर भी लिख सकते हो, वैक्यूम और एयर अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। अब देखो एप्सिलॉन आर है, ये क्या है, एप्सिलॉन आर, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम। फोर्स चार्जेस के लिए अपन एफ लिख दिया और मीडियम के लिए क्या लिख दिया, एफ एम। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम। मतलब वैक्यूम में फोर्स अपॉन मीडियम में फोर्स। इसको अपन नए तरीके से लिखेंगे। हम नहीं जानते हैं फिर भी हम थोड़ा ये जानते हैं कि एफ क्या है, फोर्स क्या है, किसके बीच में, चार्ज के बीच में वैक्यूम के अंदर दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कूलम्ब्स लॉ से अपन ने पढ़ा हुआ है। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपून में क्या है, अपून में फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। तो कांस्टेंट है एप्सिलॉन क्या है, अभी बताया था कि एप्सिलॉन मीडियम के लिए क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन एम लगाएंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओनली एप्सिलॉन लिखेंगे। चार्जेस तो वही है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। अब आगे देखेंगे कि क्या क्या कट रहा है, इसमें क्या क्या धमाके हो रहा है, एक धमाका, दो धमाका, आधा धमाका। अब आधा सब हो गया, बचा क्या, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बचा। यहाँ से क्या बचा, 1/4 एप्सिलॉन बचा। किसी जीव को कोई तकलीफ हो तो बता देना कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सीधा मैं लिख देता हूँ, होशियार क्वालिटियाँ हो तुम लोग, एप्सिलॉन को ऊपर ले लेता हूँ, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपना फॉर्मूला बन गया एप्सिलॉन आर का कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने पहले ही बताया था
कि ये रिलेटिव है। ये क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब रिलेशन वाला है, ये रिलेशन बताने वाला है। किस किस का रिलेशन बताने वाला है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैक्यूम की परमिटिविटी। मतलब मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक रेशियो है, इसलिए ये क्या है? ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये तो क्या है? ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कोई दिक्कत, किसी प्राणी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो वो सीधा संपर्क